नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज। आई होप और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से स्टार्ट कर ली होगी अपनी स्टडी। गाला पेपर भी आ चुका है, मार्वल भी आ चुका है और आपके पास टाइम बहुत कम है। ओके, तो इसके लिए फटाफट से स्टडी अगर नहीं भी स्टार्ट की तो प्लीज़ स्टार्ट कर लीजिएगा। जैसे आपको पता है कि हम लोग पेपर सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, तो एसएसटी का पेपर 2 का सेक्शन ए हम लोगों ने कल अपलोड कर लिया था। आज हम करने वाले हैं सेक्शन बी का सॉल्यूशन, जो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 18 मार्क का पूरा सेक्शन है। मैं आपको ये हेल्प कर रही हूँ ताकि आपको आंसर्स ढूंढने में इतनी ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा आंसर्स दे रही हूँ समझाने के साथ, ताकि अगर आपने चैप्टर नहीं भी समझा हो तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड देन लर्न। तो वीडियो कैसा लगेगा प्लीज़ बीच में थोड़ा बताते हुए जाइएगा। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा कि चलो बच्चों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते 25 नंबर क्वेश्चन। कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है हम लोगों को, बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन ये है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एशियन पीपल बिलोंग टू द आर्यन रेस। ठीक है, तो सबसे पुरानी जो प्रजाति हमारे इंडिया में स्थित हुई थी उसको हम आर्यन रेस कहते हैं। आर्यन के एक ट्राइब से वो आए थे, तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देना है। तो ठीक है, चलो मैंने पॉइंट्स में आंसर दिए हो ताकि आपको लर्न भी अच्छे से हो जाए। सो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द नॉर्डिक आर्यन क्रिएटेड द आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। ओके, तो आर्यन रेस से जो है वो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन मतलब पूरा समूह बनाया था इंडिया के अंदर। और हिंदूज को, ठीक है, अभी जो हम हिंदूज हैं हमें आर्यंस के नाम से ही पहचाना जाता है। एशियन टाइम में हिंदूज को आर्यंस के नाम से पहचाना जाता था। जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया मतलब कि ऊपर वाला जो है ना, श्रीनगर, हिमालय, शिमला वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वो एरिया को उन्होंने कवर किया था। सो दैट्स वाई दे वर द डेंसली पॉपुलेटेड एंड फर्स्ट फाउंड कॉल्ड द आर्यवर्ता। ठीक है, तो इसके लिए उस जगह को हम लोग आर्यवर्ता कहते हैं। अब ये आर्यवर्ता एरिया के अंदर, ठीक है, 7 नदियों का संगम था। यहाँ 7 नदियाँ, जैसे वहाँ पे हम पंजाब कैसे बोलते हैं, तो पंजाब मतलब क्या होता है, 5 नदियाँ वहाँ पे बहती है। तो आर्यवर्ता का जो एरिया था वहाँ पे 7 नदियाँ बहती थी। ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग सप्त सप्त मतलब कि 7 सिंधु, ठीक है, सिंधु मतलब कि नदियाँ, ठीक है, सप्त सिंधु भी कहा जाता था। द वास्ट रीजन वेयर द आर्यंस वर स्प्रेड वॉज नोन एज, ठीक है, अब सबसे ज़्यादा एरियाज जहाँ जहाँ पे भी वो इलाके आर्यंस ने अपने अंडर कर लिए थे, ठीक है, रहने के लिए, उनको हम कहते थे भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा, इन कुछ नामों से दिया गया था। ठीक है, अब बेसिकली ओइंग टू द नेम ऑफ द किंग आर्य भारत, ठीक है, तो उनका राजा जो था ना उसके नाम पे ये सारे के सारे नाम रखे गए थे, या तो फिर भारत ट्राइब, ठीक है, उनकी ट्राइब की प्रजाति का नाम। आर्यंस कैसे थे, तो ये नेचर लवर्स थे। ठीक है, नेचर लवर्स है, इसके लिए वो ट्रीज को, नदियों को, माउंटेन्स को, सन, विंड, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रे करते थे। आज आपको ही पता है, हम लोग जब सुबह उठते हैं तो सूरज भगवान को, ठीक है, नमस्कार करते हैं। पीपल के पेड़ पे हम लोग 7 परिक्रमा करके उसको हम पूछते हैं, गंगा माँ कहते हैं। तो ये सारी जो क्वालिटीज हमारे अंदर आई हैं वो क्या है, आयरन से ही तो आई है हम लोगों को। दे ऑल्सो कंपोज हेमेंस फॉर प्रेइंग ऑफ वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, जिससे कि उन्होंने प्रेयर्स वगैरह भी बना दी है, जो आजकल हम भी, ठीक है, बोलते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। ड्यू टू द आर्यंस इंडिया लर्न द प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग, ठीक है, आर्यंस की वजह से ही हम लोगों को वेदास कैसे बोलने हैं, यज्ञ कैसे करना, ये सब चीज़ें हमें आर्यन की प्रजातियों से ही पता चला था। ये मैंने आपको पिक्चर दिया हुआ है, ये आर्यंस इस तरीके से दिखते थे। ठीक है, इसको ड्रॉ नहीं करना है, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होता है ना, जैसे आपको कोई मूवी दिखाई जाती है तो आपको उसका याद रहता है, तो मैंने एक पिक्चर देने का आपको कोशिश किया ताकि आपको याद रहे कि ऐसी कुछ पिक्चर्स हमने देखी थी, हमें सपना हमने बताई थी, और ये आर्यंस की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया है ना। चलिए, इमेजेस ऑफ विच एनिमल्स आर शोन ऑन आवर नेशनल एम्बलम, ठीक है, नेशनल एम्बलम पे हमें कौन कौन से इमेजेस नजर आते हैं। देखो, अब आपके सामने मैंने पिक्चर दिया हुआ है, इसको याद कर लोगे तो आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, नेशनल एम्बलम में क्या है, हॉर्स ऑन द लेफ्ट साइड, देखो दिखा ना, हाँ दिख गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो हॉर्स, ओके, एंड राइट साइड की तरफ जो है वो बुल, एंड ऑफ द अशोका चक्र, ये बीच पे चक्र है, अशोका चक्र है द सर्कुलर बेस ऑन विच द 4 इंडियन लायंस, ठीक है, 1 2 3 चौथा पीछे की तरफ है। ठीक है, आर स्टैंडिंग बैक टू बैक, याद हो गया, फटाफट याद हो गया। लेफ्ट की तरफ हॉर्स, राइट की तरफ बुल, बीच में चक्र और उसके ऊपर 4 लायन, कंप्लीट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जल्दी जल्दी से। राइट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात, ठीक है, तो गरबा और गरबी इन शॉर्ट नवरात्रि की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो ये जो वर्ड गरबा आया ना, वो एक्चुअली गर्भ मतलब क्या होता है, जब माँ अपने बच्चे को जब पेट में 9 महीने थे उसको हम गर्भ कहते हैं। ठीक है,
तो इसको हम गर्भ कहते हैं। अब जो मटका होता है ना बेटा, ठीक है, मटका आपने घर में देखा होता है, यूं करके फिर यूं पूरा पेट की तरह उसका निकला होता है, ठीक है, तो वो मटका जो होता है उसको गर्भ कहा जाता है। उसके अंदर एक दिया जलाया जाता है, तो इसमें से वर्ड आया था गर्भा, ठीक है, गर्भ लैंप है ना, गर्भ लैंप या गर्भ दीप, दीप मतलब दिया, ठीक है। इन दिस फॉर्म ऑफ डांस, जो डांसर्स होते हैं, ये जो मटका मैंने कहा अर्धन लैंप, ठीक है, उसको ऊपर की तरफ होल्ड करते हैं जो औरतें होती है। सो दे कीप देयर पॉट ऑन देयर हेड एंड डांस बाय मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, सर्कल पे डांस करते हैं। देखो भाई, जो अभी हम गरबा करते हैं ना, वो गरबा नहीं है, ठीक है, वो कॉन्टिनेंटल डांस है, वो गरबा नहीं है, ठीक है। अगर आप पुरानी कुछ चीज़ें देखो ना, उसमें जो गरबा करते थे तो लिटरली सर्कल में, ठीक है, राउंड में गरबा किया जाता था। और जो औरतें होती थी वो इस तरीके से मटका लेकर पूरा गरबा करती थी, और बीच में जो है वो माता जी की मूर्ति रखी जाती थी, ठीक है, तो उनकी परिक्रमा करते थे। तो ये बेसिक जो फोक गरबा अपन कहते हैं वो ऐसा होता है। नाउ पीपल ऑफ एंटायर गुजरात डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ गरबा ड्यूरिंग द नवरात्रि, ये 9 दिन का रहता ही है। तो गुजराती पीपल परफॉर्म, हम लाइक गरबा करते हैं और गाते भी है, टू वर्शिप एंड प्रे द आध्या शक्ति, मतलब कि आध्या मतलब पावर, शक्ति मतलब पावर, आध्या मतलब गॉडेस, ठीक है, जिसमें हम लोग अम्बे माता जी की मूर्ति रखते हैं ना, जिसको हम कहते हैं मदर जगदम्बा, ठीक है। जनरली पीपल परफॉर्म गरबा इन द ओपन ग्राउंड, खुले ग्राउंड में होता है, एंड सर्कलिंग माता जी मांडवी, मैंने कहा ना बीच में माता जी का पूरा वो जो क्या बोलते हैं पंडाल, जिसको हम कहते हैं ना, मूर्ति पूरी रखी जाती है उसके स्टॉल पे, और फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो गरबा किया जाता है, उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। गुजराती पोइट्री, जिसको गरबा और गरबी के नाम से जाना जाता है, बेसिकली ये जो गाने जो होते हैं ना वो कृष्ण भक्ति के ऊपर किए जाते हैं, और जो फीमेल सिंगर्स होती हैं वो इन्हीं कृष्ण भक्ति की पोएम्स को गरबे के तौर पे गाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा गरबा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन एन आर्ट द कैरेक्टर्स लाइक रंगलो रंगली promotes social themes through their presentation. Give the introduction of an art. Write a short on भवाई। देखो अब इन्होंने भवाई बोला है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको भवाई आता है तो ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अगर भवाई नहीं लिखा जाता तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक आर्ट है जिसमें कैरेक्टर्स रंगला और रंगली जो है वो कुछ परफॉर्म करते हैं, और सोशल थीम्स के ऊपर वो अपना लाइक किस्म किस्म कहते हैं ना, नाटक, ड्रामा, ठीक है, नृत्य नाटक करते हैं वो। तो उसके मैं बताओ, तो आपको पता होना चाहिए रंगला रंगली जो है वो भवाई में आता है, ठीक है, तो इसके लिए भवाई का ही पूरा आंसर लिखना है हमें। सो भवाई जो है एक पॉपुलर फोक ड्रामा है जो वेस्टर्न इंडिया में, मतलब गुजरात और इसके आसपास के एरियाज में किया जाता है, स्पेशली गुजरात में। ये आर्ट जो है वो 700 साल पहले स्टार्ट किया गया था बाय द असेट ठक्कर। ये आर्ट जो है वो सोलंकी एरा, ठीक है, एरा से ये जो है वो शुरू हो चुका था, एंड इट वॉज मेनली परफॉर्म विदाउट यूजिंग कर्टन। हम जनरली ड्रामा कैसा होता है ना, हम बोले ना हमें ड्रामा देखने जाना है, थिएटर देखने जाना है, तो हमको क्या लगता है कि यहाँ स्टेज होगा, ठीक है, पर्दे आएंगे, फिर पर्दा खुलेगा तो लोग ड्रामा करेंगे। ये ऐसा नहीं होता था, ठीक है, पर्दा वर्दा कुछ नहीं होता था। इसके अंदर हाँ लाइट्स होती थी, म्यूजिक होती थी, जो पीछे लोग जो है वो पुपारी ऐसे कुछ नॉर्मल म्यूजिक जो होते थे, ठीक है, वो बजाते थे और वो परफॉर्म करते थे। कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ जो कैरेक्टर्स है ना, वो जैसे कि रामदेव, झंडा, जुलान, कजोरा, ऐसे कुछ अलग अलग चेहरे और अलग अलग कैरेक्टर्स बन के आते थे और भवाई परफॉर्म करते थे। भवाई जो है बहुत एफोर्डेबल होता था, क्योंकि बेसिकली अब उस दौर में ना बेटा, 700 साल पहले की बात है, उस टाइम तो कहाँ टीवी वगैरह, तो उस दौर में कोई मैसेज देना होता था तो इस तरीके से लोग जो है वो नुक्कड़ नाटक, इसको भी हम बोल सकते हैं, वो करते थे, ठीक है, और लोगों को एजुकेट करते थे, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन। जैसे हम पिक्चर देखते हैं कोई भी, तो उस पिक्चर में जो मैसेज होता है वो पता चल जाता है, तो पिक्चर देख देख के हमें वो मैसेज मिल जाता है। तो उस तरीके से पहले के लोग इस तरीके से एंटरटेन करते थे, और ज़्यादातर वो जो सोशल एविल्स, ठीक है, जो सोसाइटी को ख़राब करने वाले जो भी, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड फिटिसाइड हो गया ना, या भ्रूण हत्या हो गई, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर जो था वो पूरा का पूरा नाटक हुआ करता था कि लोग थोड़े से समझदार हो जाएं। परफॉर्मेंस ऑफ भवाई प्ले ट्रम्पेट एंड प्रे टू द गॉडेस, ठीक है, तो इस तरीके से भगवान माता जी की प्रेयर भी साथ साथ में करते थे। ये मैंने आपको कुछ पिक्चर दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये लोग जो है वो बहुत बेसिक परफॉर्मेंस करते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा, ठीक है।
कैलाश टेम्पल एलोरा पे आपको थोड़ा सा बताना है, ज़्यादा वैसे हैवी नहीं। तो ये कैलाश टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? केव नंबर 16 में सिचुएटेड है, पहला पॉइंट। ये जो टेम्पल है वो 50 मीटर लंबा है, 33 मीटर वाइड है और 30 मीटर हाई है। दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल, मतलब एक बड़ा सा पत्थर, पहाड़, रॉक अपन बोले, ठीक है, उसी को ही कार्व करते 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 पूरा टेम्पल बनाया है। सोचो तो कितना यूनिक टेम्पल होगा। इसके जो डोर्स है वो बहुत सुंदर हैं, बालकनीज हैं और बहुत सारे पिलर्स भी हैं इसके अंदर। द ब्यूटी ऑफ टेम्पल इज इनडिस्क्राइबेबल इन वर्ड्स, ठीक है, इसकी ब्यूटी को हम शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने आपको थोड़ी सी पिक्चर दी हुई है, ठीक है, ये शिवाजी की पिक्चर है, शिव जी की पिक्चर है और इस तरीके से पूरा है। अब ये तो छोटा सा मैंने आपको जस्ट इमेजिनेशन के लिए दिया है और बहुत बहुत लार्ज मंदिर है ये। ओके, अगर आपको बाहर का वॉइस डिस्टर्ब कर रहा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। इससे ज़्यादा और मेरे पास जगह नहीं थी जहाँ पे मैं आवाज़ से दूर रहूँ और करूँ। शादियों का टाइम इसके लिए थोड़ा बहुत तो पॉल्यूशन रहता है, ये नॉइस पॉल्यूशन, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए 30th क्वेश्चन। बाय द वे कैसा लग रहा है सेशन? अच्छा लग रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो शेयर कर लीजिए वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ। तो चलो 30th नंबर क्वेश्चन, What precaution should be taken while preparing and maintaining the historical monuments? ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को अगर हम बनाते हैं या उसको मेंटेन करते हैं तो हमें क्या क्या ख्याल रखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला, while taking up the work of maintenance of monuments, ठीक है, एक चीज़ हमें दिमाग में ये बिठा के रखनी है that they should be prepared in such a manner that it retains its original shape and condition। हमें उसमें जो भी हम लोग, ठीक है, उसके अंदर रिपेयरिंग का काम करेंगे बट ऐसा करना है कि उसकी जो ओरिजिनल जो क्वालिटी है वो ना जाए, ठीक है, जैसा था वैसा ही हम उसको शेप दें अपनी, ठीक है, उसके अंदर एडिशनल कुछ भी आर्किटेक्ट फॉर्म ना करें, ठीक है, जैसा था वैसा ही, तो उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। उसके अलावा बाय डूइंग प्रॉपर प्लानिंग ऑफ सच प्लेसेस, ठीक है, इन प्लेसेस की पहले प्लानिंग की जाती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि मेंटेनेंस जो है वो सही तरीके से हो जाए। प्रेजेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के पास 5000 ऐसे मॉन्यूमेंट्स और साइट्स हैं जो अंडर प्रोटेक्शन में है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी जाकर जो है वो ना ऐसे दिल बना के कोई अपना नाम लिख के आए, ठीक है, या कोई पानी की थूके फेंक के, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उनके अंडर बिल्कुल है। अगर कोई करता है तो उनको फाइन भरना पड़ता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव बीन टेकन इन कंसिडरेशन वाइल रिपेयरिंग, ठीक है, अब जब रिपेयर करो, मेंटेनेंस करो या कोई आप प्लानिंग कर रहे हो मॉन्यूमेंट के लिए, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ के कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द लैंड रूट्स इन द इंटीरियर। मॉन्यूमेंट्स जो ज़्यादातर जो सड़क होती है जहाँ पे व्हीकल्स आते हैं उनसे थोड़ा सा अंदर की तरफ हो, ठीक है, ताकि वहाँ का धुआं, जो धूल वगैरह मिट्टी होती है या क्या, ठीक है, तो वो मॉन्यूमेंट्स पे इफेक्ट ना करे। एट हाइट्स और एट अनरीचेबल प्लेसेस और डिफिकल्ट टू रीच एट द प्लेसेस, ठीक है। नाउ मेंटेनेंस वर्क और रिपेयरिंग वर्क शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट अगेन उसका ओरिजिनल फॉर्म कभी भी हार्म नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, अभी हम लोग डेवलप इतना हो चुके हैं कि हम आज से अगर वो 1200 साल पहले बनाया गया था उस तरीके से तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव द टेक्नोलॉजी, तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको अच्छा और मेंटेन करेंगे, बट अगेन ओरिजिनल फॉर्म उसका वैसा का वैसा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थी। चलिए नेक्स्ट, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट योर व्यूज रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट। ये है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेसिकली नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन देता रहता है, ठीक है, जहाँ पर उनका ये होता है कि जो लाइक 21 चैप्टर्स है ना, तो 6 पेपर्स पे तो कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं चैप्टर्स के, तो इसके लिए ज़रूर लर्न करना। तो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं उसको कैसे हमें प्रिजर्व करना है और क्लीन करना है। देखो, तो पहली बात तो ये कि जनरली देखो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो टूरिस्ट स्पॉट्स भी होते हैं ना, लाइक ताजमहल हो गया, ठीक है, रेड फोर्ट हो गया, ये सब हैं ही। तो पहली बात तो ये कि वन शुड नॉट स्पॉइल द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ईदर बाय राइटिंग और ड्राइंग पिक्चर, जैसे मैंने कहा कि वो कला वाला करके आते हैं ना। देन वन शुड नॉट पॉल्यूट सराउंडिंग ऑफ द, ठीक है, आसपास कोई भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है स्पेशली उन जगहों पे, उन मॉन्यूमेंट्स में जिसके पास वेल, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम अगल बगल में हो, ठीक है, क्योंकि मानसून के यहाँ पे गंदगी आ जाती है तो अलगे वगैरह आ जाते हैं तो बहुत स्मेल आती है, गंदा हो जाता है। बी कॉशियस अबाउट वाइल क्लीनिंग, ठीक है, इन मॉन्यूमेंट्स को क्लीन करने के लिए भी आर्कियोलॉजिकल जो है वो कौन सा केमिकल मेथड यूज़ करना है उनको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं उनकी शाइन वाइन चली जाए ना तो वो मज़ा फिर तो रहेगा नहीं ना मॉन्यूमेंट तो। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसकी ब्यूटी और क्लीननेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करें और हमारी इंडिया का नाम जो है वो रोशन करें दुनिया भर में कि ये कितना सुंदर है।
वन शुड नॉट लिटर एट पिकनिक प्लेसेस एंड मस्ट यूज डस्टबिन, ठीक है। कोई हम जाते हैं ना पिकनिक प्लेस आके तो बस चॉकलेट खा ली, रैपर वहीं फेंक दिया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी ली वहीं कैन फेंक दिया, ऐसे नहीं करना, डस्टबिन यूज़ करो। यहाँ वहाँ थूकना नहीं है और ना ही कोई प्लास्टिक को हम लोगों को यूज़ करना है उन जगह पे, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है भाई? देखो सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नेशनल पार्क के ऑलमोस्ट सेम ही होती है, एक्सेप्ट दैट लोकल पीपल लिविंग देयर कैन कंटिन्यू लिविंग एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड, ठीक है। अब सेंचुरी के अंदर तो नेशनल पार्क में ना जो आसपास के लोकल पीपल है उनको अलाउ नहीं किया जाता है जाना, ठीक है, वो लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, से गवर्नमेंट के लोग ही जाएंगे। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो लोकल पीपल है, ठीक है, वो वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे यहाँ तक कि उनको ये भी कहा गया है कि आप वहाँ के एनिमल्स का ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वो अपनी ज़िंदगी भी जीते हैं और अच्छे से आसपास का जो नेचर है उसको भी वो संभालते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेसिकली इस्टेब्लिश फॉर द प्रोटेक्टिंग सम स्पेसिफिक स्पीशीज, ठीक है, कुछ स्पीशीज को जिसको पूरा जंगल जैसा माहौल चाहिए उस तरीके की स्पीशीज और वाइल्ड लाइफ है तो बट ऑब्वियसली इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को वहाँ पे आर अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। वैसे तो अलाउ नहीं होता है, ठीक है, बट जैसे कि गाय को चारा चराना है, अब लोकल पे वहाँ पे रहते हैं तो उनके पास तो गाय भैंस बकरी वगैरह होते ही है ना, ठीक है, बट उनको गवर्नमेंट की परमिशन मिलती है तो ही, क्योंकि वो हर जगह पे नहीं जा, कुछ स्पेसिफाइड कहा जाएगा भाई इसी इलाके में जाना है और इसी इलाके में आपको उनको ग्रेजिंग करवानी है। अंदर जाएंगे तो फिर वाइल्ड लाइफ है तो उन पर अटैक भी हो सकता है, फिर अलग बात हो जाती है। जैसे कि गिर फॉरेस्ट अपन कहते हैं, लायंस रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, पेरियार, प्रभा, ओके, ये कुछ नाम है और ये सारे फेमस सेंचुरी से अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से फॉरेस्ट के टाइप्स बताओ। तो एक आता है स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट। स्टेट फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल होते हैं उस फॉरेस्ट की तरफ। कम्युनल मतलब कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे ग्राम पंचायत होंगी, म्यूनसिपालिटीज हो जाती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो जाती है, उनका कंट्रोल कम्युनल, ठीक है, मतलब कम्युनिटी, वो कम्युनिटी वहाँ का ध्यान देती है। और प्राइवेट फॉरेस्ट वो हो जाते हैं जो कोई भी एक इंडिविजुअल ना वो उसको हायर कर लेता है। जैसे कि दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल, ठीक है, एंड सम ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ हेयर आर इन द हैफाजर्ड कंडीशन बिकॉज सम ऑफ देम आर रियली टोटली बैरन, ठीक है, कुछ तो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो ये प्राइवेट मतलब जैसे कि कोई इंडस्ट्री का मालिक होता है ना, तो कहता है कि ये वाला फॉरेस्ट मैं आपसे खरीद रहा हूँ, जिसमें उनको पैसा देगा वॉटेवर, और वो जो इंडस्ट्री है उस हिसाब से अपने सामान रॉ मटेरियल वहाँ पे ले सकता है, तो वो प्राइवेट फॉरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के फॉरेस्ट रहते हैं एज पर द एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मॉडर्न एज इज नोन एज द मिनरल एज, वाई, ठीक है, मॉडर्न एज को मिनरल एज क्यों कहते हैं? देखो पहली बात तो मिनरल्स जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली आज की दुनिया में जहाँ पे हमें बहुत जल्दी प्रोग्रेस करना है। जब हम बात करते हैं स्टोन एज की ना, पत्थरों का जब ज़माना था तो जो मैन होते थे, आदमी होते थे, वो पत्थर फेंक के हंटिंग करते थे। अब वही आदमी, ठीक है, जहाँ पे हंटिंग का काम करते थे अभी वही आदमी जो है वो स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हुआ है? बिकॉज ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेके आए हैं, नए नए इन्वेंशंस और डेवलपमेंट्स होते हैं इन सब जगहों में, एंड यही इन्वेंशन और डेवलपमेंट जो है वो हमें नए प्रोडक्ट्स देते हैं टू द डिमांड, ठीक है, जितना ज़्यादा डिमांड होता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे गैजेट्स, व्हीकल, सर्विसेज, ये सब हमें पास्ट के कंपेरिजन में, देखो आप आज आपके पापा में बोलते होंगे आप लोगों को तो ऐसे इतनी सारी सुविधाएं, हमको तो कोई सुविधा थी नहीं, क्योंकि उस टाइम में मिनरल्स का उतना ज़्यादा रिवॉल्यूशन नहीं आया था जितना अभी आया है, ठीक है। इसके लिए मॉडर्न एज को मिनरल एज भी कहा जाता है। नाउ 33 नंबर क्वेश्चन, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कॉपर, ठीक, कॉपर है क्या? देखो कॉपर जो है ना वो बहुत पहले से यूज़ किया जाता है। अगर हम ये कहें तो पहला मेटल जो एक इंसान ने यूज़ किया था वो कॉपर ही था। कॉपर के अंदर मिक्सिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये दूसरे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो भी यहाँ पे भी हमें चेंज करना होता है हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कॉपर को टिन के साथ मिक्स करते हो तो ये एक बेल मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप कॉपर को जिंक के साथ मिक्स करते हो तो वो ब्रास में कन्वर्ट हो जाता है ना, ठीक है। इस तरीके से कॉपर के यूजेस तो देखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके लिए जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, टीवी हैं, रेफ्रिजरेटर है, इन सब में जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं उसमें कॉपर का यूज़ करते ही हैं।
उसके अलावा रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में जो कॉइल्स होते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं। कभी आपने देखा होगा तो जैसे वो तांबे वाला कलर जो होता है, ठीक है, वो मोटे मोटे कॉइल्स होते हैं। कॉपर को इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव्स, कलर्ड ग्लास, कॉइन्स प्रिंटिंग में भी यूज़ किया जाता है। पहले तो आपको पता होगा, पहले तो कॉपर के ही सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी भी वही चल रहे हैं हमारे, थोड़ा कलर वाला कर लेते हैं उसको। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉपर, ठीक है। समझ आ रहा है? आई होप मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ, ठीक है। आई जस्ट नीड टू सेव योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, आज की अगर टाइम की बात करें ना बेटा, तो किसी भी नेशन का डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ नेशन, ठीक है। अगर किसी नेशन के पास इंडस्ट्रीज नहीं है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। द कंट्रीज दैट हैव फोकस्ड मोर ऑन देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, वो कंट्री जिन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, उन्होंने ही इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया है। जैसे कि यूएस, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, ये सारी प्रॉस्परस कंट्रीज है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। आज कहाँ जापान में हिरोशिमा नागासाकी को बम फोड़ा गया था, कैसी तबाही हो गई थी, और उसके बाद से लेकर अभी आप जापान देखो फर्स्ट नंबर कंट्री पे आता है इन द फॉर्म टेक्नोलॉजी ना। जर्मनी, ये सब कितनी है, तो उन सब ने इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया, तो इसके लिए ग्रोथ उनका जल्दी हो गया। ऑन द अदर हैंड वो सारी कंट्रीज, ठीक है, जिनके पास इंडस्ट्रीज का यूटिलाइजेशन नहीं है या वो उतनी डेवलप नहीं है, लेस डेवलप्ड है, और वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही बिकॉज दे डोंट हैव द असेसमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, तो ये होता है कि उनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम दाम में दूसरी कंट्रीज़ को बेचने पड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज़ पैसा कमाती है और वो वाली कंट्रीज़ बस सामान बेच के बैठ जाती है और अपने देखा जाए तो बस दाल रोटी निकालती हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट 35th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, ठीक है, जो बेसिकली इंडस्ट्रीज में से निकलता है। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था तो बट ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेक्नोलॉजी बन रही है, एडवांसमेंट आ रहा है, इसके लिए हर कोई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जितनी हो उतनी ज़्यादा बनाते जा रहा है, बट उन इंडस्ट्री फैक्ट्री में सामान बन रहा है ना, तो कभी कोई चीज़ बनती है तो धुआं तो निकलेगा ही। आदमी खाना बनाते फिर भी तो उसमें भाप निकलती है ना, तो धुआं तो निकलता ही है, ठीक है। अभी ये जो फैक्ट्रीज स्मोक ओमिट करती है एयर के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे पड़ जाता है, एंड इस कॉजेज वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन, लाइक एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है क्योंकि गंदा पानी निकलता है उसे नदी में बहा देते हैं, थर्मल पॉल्यूशन, इतनी हीट निकलती है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, मिट्टी के अंदर गार्बेजेस फेंक देते हैं वो, एंड नॉइस पॉल्यूशन तो है ही, मशीन चलती है कितनी आवाज़ आती है। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से इतनी सारी पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होती है। इसके लिए कोशिश तो ये की जाती है कि इंडस्ट्रीज़ को आउटस्कर्ट्स में बनाया जाए जहाँ पे रेसिडेंटल कम हो, बट फिर भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो आना ही है ना रेसिडेंटल एरिया में, कितना दूर बनाओगे उसको आप। तो वेल, दैट इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोविजंस गवर्नमेंट ने दिए हैं, अब ये आर्टिकल्स के साथ हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 हैज़ प्रोवाइडेड टू असेस ऑल द पब्लिक प्लेसेस टू द SC एंड ST। अब इन्होंने इसे क्वेश्चन आपसे SC के लिए पूछा है, तो इसके लिए आप सिर्फ SC का ही लिखना। मैंने ST के लिए इसके लिए लिखा था कि आपको पता चलेगा अगर आपसे ST के लिए पूछते हैं ना, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, तो भी आपका सेम ही आंसर रहेगा, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही पॉइंट्स ऑलमोस्ट आते हैं हमारे पास। तो याद करना कौन कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, आर्टिकल 15 एक हो गया, फिर आर्टिकल 16(4) में ये बताएगा द स्टेट टू मेक द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, गवर्नमेंट जो जॉब होंगी उनके अंदर SC ST के लिए रिजर्वेशन दी जाएगी, वो आपको ऑलरेडी पता है, रिजर्वेशन चलता है, आरक्षण, ठीक है। तो 15 के तहत आते आते हम क्या बोल रहे हैं कि जितनी पब्लिक प्लेसेज हैं वहाँ पे SC ST के लोग जा सकते हैं। 16(4) में उनके पास रिजर्वेशन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब एंड इसके लिए। आर्टिकल 17 हैज़ एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अब आप किसी को भी छुआ छूत यहाँ से चला जा, ठीक है, तुम छोटी जाति का हो, हम बड़ी जाति के, ऐसा भी नहीं चल सकता है। अगर आपने से कुछ बोला तो आर्टिकल 17 के तहत आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे कोई भी प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिटेड किया गया है, बंद किया गया है। आर्टिकल 46 जो है डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट SC ST, ठीक है, वो स्टेट्स को डायरेक्शन दे रहा है कि SC ST के साथ कुछ भी अगर एक्सप्लॉयटेशन, अन्याय हो रहा है, अगर उनको कोई स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है, सोशली उनको
इज्जत नहीं मिल रही, इकोनॉमिकली उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, या उनको धक्के मांगे निकाला जा रहा है, वॉटएवर, ठीक है, तो आर्टिकल 46 के अंडर आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। आर्टिकल 330, 332, 334, ओके 334 ये रिजर्वेशन सीट्स देगा SC/ST के लिए इन द लोकसभा एंड द लोकसभा और किसके अंदर, विधानसभा जो स्टेट्स में प्रोवाइड होते हैं। दैट मीन्स कि पॉलिटिकली भी उनको पूरा अधिकार दिया गया है। रिजर्वेशन सीट्स ऑफ SC/ST इन द रूरल एंड द अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है तो ठीक है, वरना ये वाला जो स्टेटमेंट था ना, ये वाला सेकंड नंबर उसके अंदर आएगा, तो अगर आपको इसको ओमिट करना है यू कैन ओमिट इट, नो प्रॉब्लम। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट अप द नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, ठीक है, ऐसे कुछ संस्थाएं बनाई हैं उन लोगों ने ताकि उनके अधिकार के बारे में प्रोटेक्शन दिया जाए और उनको सोसाइटी में जो भी एविल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उनके अगेंस्ट, उनसे उनको संभाला जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी। सो बच्चा फटाफट और लर्न करते जाओ। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज नोन टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, कौन सा सेक्शन सोसाइटी का SC/ST में आता है। तो आर्टिकल 341 के अनुसार वो सारे कास्ट जो हैं वो शेड्यूल में आएंगी। इसको मतलब कि आर्टिकल 341 के तहत, ठीक है, जिन भी कास्ट को लिस्ट किया गया है 341 के अंदर उसको हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट कहेंगे, और 342 के अंदर, ठीक है, जिन भी कास्ट का नाम लिखा गया वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आ जाती है, ठीक है। तो जनरली जो लोग फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं, ठीक है, उनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। बेसिकली ये सारे वही लोग होते हैं जो हमसे बहुत अलग ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है, जितनी सुविधाएं हमें होती है शायद उतनी सुविधा उनको शायद नहीं, एक्चुअली उनको इतनी सुविधा नहीं होती है, उनकी सोशल लाइफ भी हमसे बहुत अलग होती है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ऐड दिस पॉइंट्स यू कैन ऐड इट, ओके, बट क्या 2 मार्क का था इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो ये पीपल बेसिकली इकोनॉमिकली और एजुकेशनली दोनों के दोनों कैसे होते हैं, बैकवर्ड फॉर्म में आते हैं, मतलब कि देखा जाए तो दीज आर द वीकर सेक्शंस, ठीक है, वीकर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी जिनको सारी सुविधा नहीं मिल पाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन, जहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट कर लिया। सो बच्चा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आंसर्स ईजी लगे होंगे। नॉर्मली आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, बट कुछ कुछ ऐसे आंसर्स हैं ना कि आप उनमें, मैंने कोशिश की कि काट लूँ उनको जितना हुआ, तो मैंने वो क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको, बट अगर आपको कहीं पे लगता है आपको ओमिट करना यू कैन ओमिट इट। देखो 4 से कम पॉइंट्स तो कभी लिखने ही नहीं होते हैं, ठीक है, 2 मार्क के हिसाब से तो उतना करके जाना, बट इतना भी ज़रूर ध्यान देना कि आंसर मीनिंगफुल बने, ठीक है। अगर आपने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, बट कम लिखोगे और आंसर मीनिंगफुल नहीं बनेगा तो फिर मार्क्स कटने के चांसेस है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को बनाइएगा। एंड मैंने तो आपको जितना ईजी मुझसे बन पाया मैंने आपको उतना ईजी दिया है, फिर भी आप देख लीजिएगा आपके आंसर्स। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। चलिए बच्चा पार्टी, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जहाँ पे हम लोग कुछ और सब्जेक्ट या कुछ और सेक्शंस की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।